हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो यूटी होगा उसमें प्रीवियस चैप्टर्स आने वाले हैं। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का एक रिवीजन वीडियो मैंने बनाया है जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हम दे रहे हैं रिसोर्स की डेफिनेशन। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि जो हर चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में यानी कि वातावरण में पाई जाती है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वो सब क्या है? रिसोर्स है। तो कुछ वर्ड्स जोड़े हुए हैं, जैसे इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उनको निकाल सकें, यूज़ करने लायक बना सकें। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब यानी कि अगर वो मिनरल्स हैं तो इनको निकालने की लागत इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जितना हमें यूज़ करने का फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए, निकालने की लागत कम होनी चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कल्चर संस्कृति है हमारी इस बात की परमिशन देती हो कि हम उसे रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकें। जैसे कोई ज़मीन है, वो मंदिर की ज़मीन है, तो कोई खेती करना चाहे तो ऐसा ना करे क्योंकि ये चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स दैट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। फिर मैं इस चैप्टर में बता रखा है कि जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं उसको वो फ्री गिफ्ट नहीं है बेटा नेचर का। ये लिखा भी हुआ है, देखिए, डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? नो, नो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग डू सम एक्टिविटीज़ एंड मेक दैट रिसोर्स मोर यूजफुल एंड मोर वैल्यूबल। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? कुछ एक्टिविटी करता है और उन रिसोर्स को मोर वैल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये फ्री गिफ्ट नहीं है नेचर का। तो हमने जर्नल क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी कि रिसोर्स हैं वो जनरली कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के नेचुरल रिसोर्स होते हैं और ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं। तो ये तो जर्नल क्लासिफिकेशन है। नेचुरल रिसोर्स, रेन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स में, फिर रेन्यूएबल रिसोर्स को कंटिन्यू और बायोलॉजिकल में, नॉन रेन्यूएबल को रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल में बांटा गया है। ये तो जर्नल क्लासिफिकेशन थी बेटा। जर्नल क्लासिफिकेशन में रिसोर्स हैं वो 2 प्रकार के हैं। अब आपके इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स हैं वो 2 प्रकार के हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि बनने और ख़त्म होने के आधार पर रिसोर्स कितने प्रकार के? 2, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक के आधार पर कितने प्रकार के? 4, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स कितने प्रकार के? पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। बेटा पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बताइए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या फिर दे रखा होगा कि इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, और या ऑल ऑफ दिस आर द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और नॉट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में ये चारों क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है कि कौन से बेस के आधार पर रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक रिसोर्स है। बायोटिक रिसोर्स आप बायो में भी पढ़ते हो। बायोटिक रिसोर्स मतलब लिविंग थिंग्स होती है और एबायोटिक रिसोर्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स। तो बायोटिक रिसोर्स के एग्जांपल क्या हैं? फ्लोरा, फोना, ह्यूमन बींग्स, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक्स। और एबायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रेन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। रेन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? विच कैन बी रिन्यू आफ्टर सम टाइम, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, ये फॉर वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और अभी आपने शायद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स चैप्टर पढ़ा नहीं, उसमें आप पढ़ेंगे कि जो रेन्यूएबल रिसोर्स होते हैं उनको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं।
और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला हो गया। कोयला है वो नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा अबंडेंट यूज़ होने वाला जो फॉसिल फ्यूल है वो कोल है। ठीक है बेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी क्या होती है? जो कम्युनिटी, जैसे हम जिस घर में रहते हैं उसके आसपास होते हैं और भी घर होते हैं, तो वो सारी एक कम्युनिटी होती है। उस कम्युनिटी में कोई प्लेग्राउंड होगा तो वो कम्युनिटी रिसोर्स होगा, यानी कि कम्युनिटी के सभी लोग उस प्लेग्राउंड को यूज़ कर पाएंगे। रेस्टोरेंट होगा तो वो सभी लोग यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से नेशनल रिसोर्स होता है, जितने भी देश के अंदर मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्स। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके पास पावर होती है, वो किसी भी व्यक्ति की लैंड को एक्वायर कर सकती है टू सर्व फॉर पब्लिक गुड, यानी कि देश के लोगों के भले के लिए वो किसी की भी लैंड को एक्वायर कर सकती है। इंटरनेशनल रिसोर्स वो होते हैं जैसे ओशन वाटर हो गया, समुद्र का पानी हो गया, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व, ये सारे आपको विद एग्जांपल बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। स्टॉक में एग्जांपल दे रखा है वाटर का। वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गैस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पर वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी हाउ वी सेपरेट दिस टू गैस फ्रॉम वाटर। तो ये स्टॉक के रूप में हमारे पास है वाटर, और हम जब टेक्नोलॉजी आएगी तो इसको सेपरेट कर लेंगे। तो फिर आपने इस चैप्टर में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वन वर्ड में डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे? ओवरऑल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इसकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो रिसोर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहा था। इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने की वजह से क्या हो गया? रिसोर्स हैं वो डेप्लीट होते गए। रिसोर्स हैं कुछ लोगों के हाथ में चले गए, जिससे कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, कुछ लोग हैं वो गरीब रह गए। और ज़्यादा रिसोर्स का यूज़ करने से, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने से वी फेस मैनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डेप्लीट होती जा रही है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता जा रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है, मतलब उसकी फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो इसके लिए 1992 में, ये बात ध्यान रखना, 1992 में 100 हेड ऑफ द स्टेट है वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में मिले थे। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिति की बैठक हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि किस प्रकार से हम क्या करें, रिसोर्स को कंजर्व करें। एजेंडा 21 तैयार किया गया था कि 21 सेंचुरी तक हमें क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिसोर्स प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, उसको हम अपनी नीड्स को यूज़ करने के लिए भी पूरा करें, प्रेजेंट नीड्स को पूरा करें, और हम कुछ रिसोर्स हैं आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ें, फ्यूचर जनरेशन के लिए बेटा, ताकि वो भी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। मतलब हम अपनी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट है उसको भी क्या नहीं कर रहे, डैमेज नहीं कर रहे, और आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्स को छोड़ रहे हैं। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक इस चैप्टर में हम देखेंगे, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। रिसोर्स प्लानिंग जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रिसोर्स प्लानिंग के कुछ स्टेप्स हैं बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। फिर उसके बाद हम चल रहे थे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स है। महात्मा गांधी ने कहीं लाइन्स बोली हैं जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट भी है, चलो कोई बात नहीं। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि ही प्लेस द ग्रीडी and the selfish people, individual and exploitive nature of modern technology root cause of the resource depletion at the global level, और he was against, महात्मा गांधी है वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। वो ये कह रहे थे कि प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन बाय मासेस हो, ना कि मास प्रोडक्शन हो। तो अच्छा, एक वर्ड्स है उन्होंने कहे हैं महात्मा गांधी ने कि द रिसोर्स फॉर आर एनफ फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड, टू सेटिस्फाई एनीबडी ग्रीड। तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं वो किसने कही है? महात्मा गांधी ने कही है। तो ये इस तरह की क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल जो बुक है इसके राइटर कौन है? तो इस राइटर का नाम भी आपको अच्छे से लर्न करना है।
जहाँ तक हम बात कर रहे हैं लैंड रिसोर्स की, तो आप देख रहे हैं जितनी भी टोटल लैंड है उसमें से प्लेन जो मैदान है, आप ये देख रहे हैं पर्पल एरिया, 43% प्लेन मैदान है, माउंटेन्स हैं वो 30% है, और 27% है वो प्लेटूज प्रेजेंट है। तो आपको ये सब भी देखना है बहुत अच्छे से। टोटल एरिया तो आपको पता ही है, इंडिया का 9th में भी आपको बताया गया था, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो टोटल एरिया है इंडिया का। अच्छा, फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी जिसके अकॉर्डिंग 33% जो जोग्राफिकल एरिया है वो ये डिसाइड किया गया था कि वहाँ पर फॉरेस्ट होंगे। 1952 में ये पॉलिसी है बनाई गई थी ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस किया जा सके, हमारी इकोलॉजी को बैलेंस किया जा सके। अच्छा, जो ये लैंड डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है बेटा फर्टिलिटी ऑफ द सोयल है वो कम हो जाती है। कम कैसे होती है फर्टिलिटी? कंटिन्यू हम यूज़ करते हैं लैंड का विदाउट यूजिंग एप्रोप्रिएट मेजर, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करते, हम कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं लैंड का, तो इससे लैंड की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, इसे हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन के कई कारण होते हैं जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवर क्रेजिंग, माइनिंग, ये सारे कारण होते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे माइनिंग है वो कहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का कारण है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। डिफोरेस्टेशन है ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन है, और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन की वजह से। बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन से स्टेट में किस वजह से लैंड डिग्रेडेशन है। आई होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। इसका मैं दूसरा वीडियो तैयार कर रही हूँ, सेकेंड लास्ट वीडियो जो रिवीजन वीडियो रहेगा इसका, क्योंकि शायद ये बहुत लंबा हो गया है वीडियो। ओके बेटा, थैंक यू।